नमस्ते। आज के इस नई गहन चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय के पन्नों को पलटने जा रहे हैं ना, वो कोई आम तकनीकी मुद्दा नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये वाकई एक बड़ा विषय है। हाँ, क्योंकि आज हमारे पास जो दस्तावेज मौजूद हैं, वो भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की क्रांति की एक पूरी तस्वीर पेश करते हैं। सही कहा। और इस चर्चा के लिए हमने कुछ बेहद अहम रिपोर्ट्स को आधार बनाया है। जी, जैसे कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी पीआईबी की रिपोर्ट्स है हमारे पास, और उसके अलावा दृष्टि आईएएस का ग्लोबल इंडिया एआई समिट पर एक बड़ा ही डिटेल में किया गया विश्लेषण है। और केपीएमजी की वो बहुत ही जरूरी रिपोर्ट भी तो है, टॉप 10 प्रायोरिटीज फॉर इंडियाज नेक्स्ट ग्रोथ फेज। हाँ, वो रिपोर्ट भी। तो आज का हमारा जो मेन मिशन है वो ये समझना है कि आखिर कैसे भारत एआई को सिर्फ एक महंगी टेक कंपनी का प्रोडक्ट नहीं, बल्कि एक पब्लिक गुड यानी जन कल्याण के एक बुनियादी ढांचे के रूप में विकसित कर रहा है। ये विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की एक बहुत बड़ी कड़ी है। और पता है, इस पूरे विषय को समझना इसलिए भी बहुत दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि एआई को लेकर जो एक आम धारणा बनी हुई है ना लोगों के बीच, कि वो सिर्फ बड़ी कंपनियों के लिए। हाँ एग्जैक्टली, कि ये सिर्फ उनके ठंडे सर्वर रूम्स तक ही सीमित है। बिल्कुल। लेकिन हमारे पास जो दस्तावेज हैं वो एक बिल्कुल अलग ही कहानी बता रहे हैं। मतलब एआई अब सिर्फ बड़े शहरों का हिस्सा नहीं रहा। बिल्कुल नहीं। इन रिपोर्ट्स के अनुसार एआई अब भारत के गांव, पंचायतों और खेतों तक पहुंचने की तैयारी कर रहा है। ये कोई छोटा मोटा सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है, बल्कि एक पूरा नया संचार है। इसलिए ये जानना सबके लिए जरूरी है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं और शुरुआत वहां से करते हैं जिसके बिना एआई का कोई वजूद ही नहीं है। मेरा मतलब है कंप्यूट पावर और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर। सबसे जरूरी चीज। मैं पीआईबी की रिपोर्ट पढ़ रही थी और उसमें एक बहुत बड़ा आंकड़ा सामने आया। दस्तावेज बताते हैं कि इंडिया एआई मिशन के तहत लगभग 10,300 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। 10,300 करोड़, ये एक मैसिव इन्वेस्टमेंट है। और इसका सबसे बड़ा लक्ष्य देश के भीतर ही 18,693 जीपीयूज की क्षमता वाला एक कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है। बल्कि रिपोर्ट तो ये भी दावा करती है कि इसमें से 10,000 जीपीयूज उपलब्ध भी हो चुके हैं। ये आंकड़ा तकनीकी दुनिया के लिहाज से बहुत अहमियत रखता है। अगर हम थोड़ा रुककर इस जीपीयू को आसान भाषा में समझें तो, जिसे ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। हाँ वही। तो ये असल में एआई का इंजन होता है। जैसे नॉर्मल कंप्यूटर का प्रोसेसर एक बार में एक काम करता है ना, वैसे जीपीयू एक साथ हजारों कैलकुलेशंस कर सकता है। एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए ये बहुत जरूरी है। सही बात है। अब अगर हम इस 18,000 से ज्यादा जीपीयूज की क्षमता की तुलना करें तो ये हाल ही में चर्चा में रहे डीप सीक मॉडल को बनाने में लगी कंप्यूटिंग पावर से लगभग 9 गुना ज्यादा है। 9 गुना ज्यादा जी। और चैट जीपीटी से तुलना करें तो ये उसकी कुल क्षमता का लगभग 2/3 बैठता है। ये तुलना तो वाकई सोचने पर मजबूर करती है। लेकिन पता है, मुझे रिपोर्ट में सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात क्या लगी? क्या? वो सिर्फ क्षमता नहीं थी, बल्कि इसकी कीमत थी। ग्लोबल मार्केट में एक जीपीयू को यूज करने का रेट लगभग $2.5 से $3 प्रति घंटा होता है। हाँ, जो कि काफी महंगा है। लेकिन इस मिशन के तहत भारतीय स्टार्टअप्स और रिसर्चर्स को यही पावर सिर्फ ₹100 प्रति घंटे में देने की बात कही गई है। सिर्फ ₹100। और दस्तावेजों के मुताबिक यही सबसे बड़ा गेम चेंजर है। दुनिया भर में इस लेवल की कंप्यूट पावर पर कुछ गिनती की कंपनियों का कब्जा है। ₹100 प्रति घंटे की दर का मतलब है कि अब किसी छोटे शहर का स्टार्टअप या यूनिवर्सिटी का कोई स्टूडेंट भी उसी लेवल के एआई मॉडल पर काम कर सकता है, जिसके लिए पहले करोड़ों की फंडिंग चाहिए होती थी। एग्जैक्टली। रिपोर्ट्स से इनोवेशन का लोकतंत्रीकरण यानी डेमोक्रेटाइजेशन बता रही हैं। तो कंप्यूट पावर तो मिल गई, पर इंजन को चलाने के लिए ईंधन भी तो चाहिए। और एआई का ईंधन है डेटा। यहाँ हमारे सोर्सेज एआई कोश नाम के एक प्लेटफॉर्म का जिक्र करते हैं। हाँ, एआई कोश, जिसमें 7,500 से ज्यादा अलग अलग डेटा सेट्स और 273 रेडी टू यूज एआई मॉडल्स मौजूद हैं। जी हाँ, इंडिया एआई डेटा सेट प्लेटफॉर्म का जिक्र इन दस्तावेजों में काफी प्रमुखता से किया गया है। तकनीकी दुनिया में एक बहुत बड़ी बहस बायस को लेकर होती है, यानी एआई में होने वाला पक्षपात। क्योंकि ग्लोबल मॉडल ज्यादातर पश्चिमी देशों के डेटा पर ट्रेन होते हैं ना। सही पकड़ा आपने। इसीलिए वो अक्सर भारतीय संदर्भों को ठीक से नहीं समझ पाते। इस प्लेटफॉर्म के जरिए पूरी तरह से एनोनिमाइज्ड डेटा उपलब्ध कराया जा रहा है। एनोनिमाइज्ड यानी ऐसा डेटा जिससे किसी की पहचान उजागर ना हो सके। बिल्कुल। जब हमारे मॉडल्स यहाँ के कृषि,
मौसम और ट्रैफिक के लोकल डेटा पर ट्रेन होंगे तो उनके नतीजे ज्यादा सटीक होंगे और उनमें वो वेस्टर्न बायस नहीं होगा। इसका एक बहुत ही दिलचस्प और जमीनी उदाहरण मुझे दृष्टि IAS के विश्लेषण में मिला, महाकुंभ 2025 के संदर्भ में। ओ हाँ, वो क्राउड मैनेजमेंट वाला केस स्टडी। जी, रिपोर्ट्स बताती हैं कि दुनिया के सबसे बड़े मानव जमावड़े को संभालने के लिए AI और DPI यानी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया गया। रेलवे स्टेशंस पर भीड़ को तितर-बितर करने के लिए AI संचालित कैमरे लगाए गए। और वहाँ एक चैटबॉट भी तो था। हाँ, कुंभ सहायक नाम का चैटबॉट जो रियल टाइम ट्रांसलेशन और खोया पाया विभाग में मदद कर रहा था। लेकिन यहाँ मैं एक सवाल उठाना चाहूंगी, क्या इतने शोर शराबे वाले माहौल में इन टूल्स की एक्यूरेसी पर कोई बात की गई है दस्तावेजों में? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। दस्तावेजों में DPI के डिजाइन की जो बात की गई है वो इसी चुनौती से निपटने के लिए है। इन AI मॉडल्स को सिर्फ शांत लैब्स में नहीं बल्कि ऐसे ही असल और चैलेंजिंग माहौल के लिए तैयार किया जा रहा है, ताकि वो शोर और खामियों को समझ सकें। हाँ, इन पायलट प्रोजेक्ट्स का मकसद ही यही है कि खराब नेटवर्क, भारी शोर और अलग-अलग लहजों के बीच मशीन की समझ को परखा जाए और बेहतर किया जाए। अलग-अलग लहजों और भाषाओं की बात निकली है तो इसी पर आगे बढ़ते हैं। भारत में हर कुछ किलोमीटर पर बोली बदल जाती है। हमारी रिपोर्ट्स में ये साफ तौर पर उभर कर आया है कि AI इस भाषाई दीवार को तोड़ने के लिए कैसे काम कर रहा है। भाषिणी प्लेटफॉर्म का जिक्र बार बार आता है। भाषिणी एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जी, जो 36 से भी ज्यादा भारतीय भाषाओं में ट्रांसलेशन और वॉइस इंटरफेस दे रहा है। भाषा की ये आज़ादी बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालने वाली है। तकनीक की दुनिया में इस वक्त जो लोकल AI मॉडल्स बन रहे हैं उनका अहम रोल है। उदाहरण के लिए भारत जेन का ही नाम ले लीजिए। हाँ, भारत जेन के बारे में मैंने पढ़ा था। दस्तावेजों के अनुसार ये दुनिया का पहला ऐसा मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जिसे पूरी तरह से सरकारी फंडिंग से तैयार किया गया है। और ये 22 भाषाओं को सपोर्ट करता है। मल्टी मॉडल का यहाँ वही मतलब है ना कि ये सिर्फ टेक्स्ट नहीं बल्कि आवाज और तस्वीरों को भी प्रोसेस कर सकता है। बिल्कुल सही। और प्राइवेट सेक्टर भी इसमें पीछे नहीं दिख रहा है। सर्वम वन का जिक्र है जो 10 भाषाओं के लिए 2 बिलियन पैरामीटर वाला मॉडल है। इसके साथ ही SML के एवरेस्ट 1.0 का भी उल्लेख है जो 35 भारतीय भाषाओं पर काम कर रहा है। थोड़ा यहाँ रुकते हैं। ये जो 2 बिलियन पैरामीटर वाली बात आती है बार बार, इसे आम भाषा में कैसे समझाया जा सकता है? आसान शब्दों में कहें तो पैरामीटर्स को आप AI के दिमाग के न्यूरॉन्स या कनेक्शंस की तरह समझ लीजिए। अच्छा, जितने ज्यादा पैरामीटर्स होते हैं मॉडल उतनी ही बारीकी से भाषा के अर्थ, व्याकरण और संदर्भ को समझ पाता है। 2 बिलियन पैरामीटर्स का मतलब है कि ये मॉडल बहुत भारी भरकम हार्डवेयर के बिना भी स्मार्ट तरीके से चल सकता है। यानी उन्हें रन करने के लिए सुपर कंप्यूटर्स नहीं चाहिए। एग्जैक्टली। ये मॉडल सिर्फ अंग्रेजी का हिंदी अनुवाद नहीं करते बल्कि भारत की सांस्कृतिक और भाषाई बारीकियों को समझकर अपना जवाब तैयार करते हैं। भाषाओं की बात करते हुए एक बहुत ही खास प्रोजेक्ट पर मेरी नजर गई, आदिवानी। ये प्रोजेक्ट सिर्फ उन भाषाओं तक सीमित नहीं है जिन्हें करोड़ों लोग बोलते हैं, बल्कि उन आदिवासी भाषाओं और बोलियों पर फोकस करता है जो शायद लुप्त होने के कगार पे हैं। आदिवानी का उदाहरण ये दिखाता है कि टेक्निक का इस्तेमाल सिर्फ फ्यूचर के लिए नहीं बल्कि अतीत को सहेजने के लिए भी हो सकता है। सही बात है। भारत में लोक कथाओं, गीतों और ओरल ट्रेडिशंस का एक बहुत बड़ा खजाना है जो सिर्फ सुनकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता है। रिपोर्ट्स के अनुसार AI की मदद से इन लुप्तप्राय भाषाओं और उस पूरे ज्ञान को अब डिजिटल रूप में सहेजा जा रहा है। ये वाकई बहुत सुंदर बात है। जब हम टेक्निक की पहुंच की बात कर ही रहे हैं तो गांव और पंचायतों में AI के इस्तेमाल के जो उदाहरण रिपोर्ट्स में दिए गए हैं वो काफी सरप्राइजिंग है। जैसे सभासार नाम का टूल। हाँ, सभासार एक बढ़िया यूज केस है गवर्नेंस का। रिपोर्ट बताती है कि ग्राम सभा की मीटिंग्स में होने वाली चर्चाओं का ऑटोमेटिकली मिनट्स बनाने के लिए इसका उपयोग हो रहा है। और इसके पीछे की सोच ये है कि स्थानीय अधिकारियों का जो समय कागजी कार्यवाही में बीतता था वो बचे। इसी तरह अगर ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो भू PRH पोर्टल का जिक्र आता है जो MGNREGA से जुड़ा है ना। जी, MGNREGA के तहत गांव में जो भी संपत्तियां बनाई जा रही हैं जैसे कोई तालाब या सड़क, उनकी रियल टाइम सैटेलाइट इमेजरी और AI के जरिए निगरानी की जा रही है इस पोर्टल के माध्यम से। कृषि और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी इसके असर की काफी चर्चा है। दस्तावेजों में मध्य प्रदेश के सुमन साखी WhatsApp चैटबॉट का उल्लेख है जिसका इस्तेमाल गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य की जानकारी के लिए किया जा रहा है। बिल्कुल। साथ ही किसानों के लिए
किसान ई मित्र और पेस्ट सर्वेलेंस सिस्टम की बात की गई है, जो सैटेलाइट और मौसम के डेटा का उपयोग करके किसानों को पहले ही अलर्ट कर देते हैं कि फसल पर कीड़ों का हमला होने की आशंका है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि अगर हम इन सारे प्रोजेक्ट्स और उदाहरणों को ग्लोबल मंच के संदर्भ में रखकर देखें तो हमारे सोर्सेज में 2 अलग-अलग ग्लोबल रैंकिंग्स का जिक्र आता है जो एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट पेश करती हैं। हाँ, ये हिस्सा मैंने भी मार्क किया था। ये ध्यान से समझने वाला पॉइंट है। एक तरफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स है। इस इंडेक्स में 174 देशों की लिस्ट में भारत 72वें स्थान पर है और रीडिंग स्कोर 0.49 है। जी, ये रिपोर्ट मुख्य रूप से ये मापती है कि किसी देश का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कितना मजबूत है। लेकिन जैसे ही हम स्टैनफोर्ड AI इंडेक्स 2024 की रिपोर्ट देखते हैं, तस्वीर बिल्कुल पलट जाती है। इस रिपोर्ट के अनुसार AI स्किल पेनिट्रेशन यानी वर्कफोर्स में AI स्किल्स को अपनाने के मामले में भारत पूरी दुनिया में पहले नंबर पर है, जिसका स्कोर 2.8 है। और महिलाओं के AI स्किलिंग में भी भारत का स्कोर 1.7 है, जो कि अमेरिका जैसे देशों से भी आगे है। बिल्कुल आगे है। तो इन दोनों रिपोर्ट्स के बीच का ये जो अंतर है, इंफ्रास्ट्रक्चर में पीछे पर स्किल्स में आगे, ये आखिर क्या कहानी बता रहा है? ये दोनों रिपोर्ट्स मिलकर हमें ये समझाती हैं कि भारत में फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भले ही अभी विकास के चरण में हो, लेकिन यहाँ का टैलेंट और नई तकनीक को अपनाने की रफ्तार दुनिया में सबसे तेज है। लोग रिसोर्सेस के पूरी तरह से आने का इंतजार नहीं कर रहे हैं। जो उपलब्ध है उसी से इनोवेशन शुरू कर दिया है। सही कहा। इंफ्रास्ट्रक्चर का इंडेक्स कम है पर स्किल्स का सबसे ऊपर। और शायद यही वजह है कि विदेशी कंपनियां और निवेश इतनी तेजी से भारत आ रहे हैं। रिपोर्ट्स के आंकड़े बताते हैं कि भारत में हर हफ्ते एक नया ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर यानी GCC खुल रहा है। हर हफ्ते एक, ये बहुत बड़ा नंबर है। उसके साथ ही इंडिया AI मिशन के तहत खास तौर पर स्टार्टअप्स के लिए 2000 करोड़ रुपए का फंड रखा गया है। NASSCOM की एक रिपोर्ट तो ये भी बताती है कि वित्तीय वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में B2B जेन AI स्टार्टअप्स की फंडिंग 6 गुना बढ़कर $51 मिलियन तक पहुंच गई है। ये बढ़ोतरी बहुत कुछ कहती है। यहाँ एक बार फिर से कुछ तकनीकी शब्दों को क्लियर कर लेते हैं। ये GCC और B2B जेन AI आखिर है क्या? देखें, GCC यानी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर असल में विदेशी मल्टीनेशनल कंपनियों के रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब होते हैं। पहले ये लोग सिर्फ बैक ऑफिस का काम भारत बेचते थे, लेकिन अब ये यहाँ कोर AI रिसर्च कर रहे हैं। यानी मेन दिमाग लगाने वाला काम यहाँ हो रहा है। जी। और दूसरा जो आपने पूछा, B2B जेन AI, इसका मतलब है ऐसे स्टार्टअप्स जो आम यूजर्स के लिए नहीं बल्कि दूसरी कंपनियों के लिए जेनरेटिव AI टूल्स बना रहे हैं। जैसे मान लीजिए किसी बैंक के लिए एक ऑटोमेटेड कस्टमर सर्विस टूल बनाना। इस सेक्टर में फंडिंग का 6 गुना बढ़ना ये साफ दिखाता है कि इन्वेस्टर्स को भारत के AI टैलेंट पर पूरा भरोसा है। इसी भरोसे के चलते ग्लोबल लेवल पर भी भारत की भूमिका अब बदल रही है। ग्लोबल इंडिया AI समिट में भारत ने GPAI यानी ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लीड चेयर की भूमिका निभाई। और अब OECD के साथ जो पार्टनरशिप हुई है वो भी उतनी ही अहम है। हाँ, ये दर्शाता है कि AI के ग्लोबल नियम तय करने में भारत अब पीछे बैठने वालों में से नहीं है, बल्कि एक मुख्य भागीदार है। नियमों और रेगुलेशन की बात करें तो दस्तावेज स्पष्ट करते हैं कि भारत का अप्रोच यहाँ काफी प्रैग्मेटिक यानी व्यवहारिक है। AI की दुनिया में अक्सर ये बहस छिड़ती है कि क्या कड़े कानून बनाकर इसे कंट्रोल करना चाहिए, जैसा यूरोप में देखने को मिलता है। एग्जैक्टली। लेकिन भारत सरकार कड़े कानून बनाकर इनोवेशन का गला घोटने के बजाय एक टेक्नो लीगल अप्रोच अपना रही है। इस टेक्नो लीगल अप्रोच का जिक्र रिपोर्ट्स में काफी डिटेल में किया गया है। इसका मतलब है कि डीप फेक, डेटा प्राइवेसी और साइबर सुरक्षा जैसी समस्याओं का समाधान सिर्फ कानून की किताबों में नहीं बल्कि खुद तकनीक में ही खोजा जा रहा है। वही लोहे को लोहा काटता वाली बात। सही पकड़ा। इसके लिए देश की टॉप यूनिवर्सिटीज और IITs को फंड दिया जा रहा है ताकि वो ऐसे AI टूल्स डेवलप करें जो इन खतरों की पहचान कर सकें। ये एक ऐसा तरीका है जहां सुरक्षा भी बनी रहे और इनोवेशन पर भी ब्रेक ना लगे। बिल्कुल। और इसी इनोवेशन को एक सही दिशा देने के लिए KPMG की रिपोर्ट आगे का एक बहुत ही क्लियर रोड मैप पेश करती है, जो सीधे तौर पर विकसित भारत 2047 के लक्ष्य से जुड़ता है। KPMG की उन 10 प्राथमिकताओं वाली रिपोर्ट की बात कर रहे हैं आप? जी। उन प्राथमिकताओं में इस बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है कि अब सिर्फ योजनाएं बनाने का समय निकल चुका है।
अब पूरा फोकस एग्जीक्यूशन यानी जमीनी स्तर पर उसे लागू करने और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पर होना चाहिए। इन प्राथमिकताओं में खास तौर पर किन चीजों को हाईलाइट किया गया है? रिपोर्ट में 4-5 बहुत ही ठोस लक्ष्य रखे गए हैं। पहला है एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को डिजिटल बनाना। एमएसएमई हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, लेकिन टेक्निक के मामले में पिछड़ जाते हैं। अगर वो एआई यूज करके अपनी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाएंगे तो देश की विकास दर तेज कैसे होगी? सही बात है। दूसरा बड़ा लक्ष्य है अगले ग्रोथ फेज के लिए लगभग 10 मिलियन यानी 1 करोड़ एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स की वर्कफोर्स तैयार करना। 1 करोड़ लोग? ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है कि इतने बड़े लेवल पर लोगों को अपस्किल कैसे किया जाए। वाकई एक चुनौती है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर भी रिपोर्ट में क्लियर आंकड़े दिए गए हैं। अनुमान है कि एआई और ऑटोमेशन की मदद से देश की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा बढ़ाकर 25% तक ले जाना होगा। और इस सब के बीच जो एक बहुत ज़रूरी पॉइंट उभर कर आता है वो ये है कि इस पूरी ग्रोथ को सिर्फ बड़े महानगरों तक सीमित नहीं रखा जा सकता। टियर 2 और टियर 3 शहरों को नए ग्रोथ इंजन के रूप में आगे आना होगा। तभी ये विकास समावेशी यानी इंक्लूसिव हो पाएगा। केपीएमजी का ये विजन काफी लंबा और विस्तृत है। तो अगर हम आज के इस पूरे गहन विश्लेषण को और इन सभी दस्तावेजों के सार को एक जगह समेटने की कोशिश करें तो जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है वो है भारत के एआई मॉडल की बुनियादी सोच, जो कि बाकी दुनिया से अलग है। जी, इन सोर्सेज के अनुसार ये मॉडल एक्सक्लूसिविटी यानी सिर्फ कुछ खास और अमीर लोगों के लिए टेक्निक तक सीमित होने पर आधारित नहीं है, बल्कि ये इक्विटी यानी समानता पर आधारित है। इन रिपोर्ट्स में जिस तरह के प्रोजेक्ट्स का जिक्र है, चाहे वो भाषिनी हो या भूप्रहारी, वो बताते हैं कि कोशिश यही है कि इस एडवांस टेक्निक को एक दिहाड़ी मजदूर, एक छोटे किसान और एक टियर 3 शहर के व्यवसायी के लिए उतना ही आसान बना दिया जाए जितना वो किसी बड़ी टेक कंपनी के सीईओ के लिए है। इसी को रिपोर्ट्स में एआई फॉर ऑल अप्रोच का नाम दिया गया है। अगर हम इसे थोड़ा बड़े दायरे में देखें तो ये अप्रोच सिर्फ टेक्नोलॉजी यूज करने के बारे में नहीं है। ये एआई का उपयोग ह्यूमन कैपेसिटी यानी मानव क्षमता को बढ़ाने के एक साधन के रूप में करने की बात करता है, इंसानों को रिप्लेस करने के लिए नहीं। यानी इंसान और मशीन दोनों मिलकर काम करे। बिल्कुल। जब एक पंचायत अधिकारी का बोरिंग कागजी काम कोई एआई टूल कर देता है तो वो फ्री हो जाता है लोगों की असली समस्याएं सुलझाने के लिए। जब किसानों को मौसम और कीड़ों का डेटा पहले मिल जाता है तो वो बेहतर फैसले ले पाते हैं। ये तकनीक के जरिए इंसानी उत्पादकता को ऊपर उठाने का प्रयास है। तो आज की इस विस्तारित और रोचक चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं, लेकिन जाने से पहले इन सभी सोर्सेज के आधार पर एक आखिरी विचार जो मेरे जहन में आ रहा है वो सुनने वालों के लिए छोड़ना चाहूंगे। जरूर। जरा सोचिए, अगर ये एआई क्रांति वाकई अपने मुकाम तक पहुंचती है, अगर ये लुप्त होती स्थानीय भाषाओं को सहेजने और ग्रामीण प्रशासन को पूरी तरह से डिजिटल करने में सफल हो जाती है, तो क्या अगले 10 सालों में समाज में डिजिटल लिटरेसी यानी डिजिटल साक्षरता की पूरी परिभाषा ही नहीं बदल जाएगी? पॉइंट है।
आज हम डिजिटल साक्षर उसे मानते हैं जिसे कीबोर्ड चलाना आता है या जो अंग्रेजी के मेन्यू पढ़ सकता है। लेकिन शायद एक ऐसा भविष्य आने वाला है जहां कंप्यूटर चलाने के लिए किसी स्क्रीन या कीबोर्ड की जरूरत ही ना पड़े। सिर्फ आवाज से काम हो जाए। हाँ, जहां कोई भी इंसान अपनी ठेठ मातृभाषा में बस मशीन से बात कर सके और मशीन उस बात को समझकर सारा काम कर दे। शायद आने वाले वक्त में अपनी भाषा में मशीन से नेचुरली बात कर पाने की आज़ादी ही सबसे बड़ी डिजिटल साक्षरता कहलाएगी। ये एक ऐसा विचार है जिस पर सभी को गहराई से सोचना चाहिए। बहुत ही बढ़िया थॉट है। इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले विषय के साथ।